बात करेंगे हाइब्रिड वॉरफेयर की। अब हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होती है, इसके डिफरेंट टूल्स क्या हैं, इसके डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं, और पाकिस्तान क्यों जो है वो इसका टारगेट बन जाता है हाइब्रिड वॉरफेयर का, और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो किस डोमेन में किया जा रहा है, और फिर उसका सोल्यूशन। तो ये सारी चीजें हैं जो हम देखेंगे। एक इससे रिलेटेड टॉपिक आएगा आपका डिजिटल टेररिज्म का, और उसमें द यूज ऑफ सोशल मीडिया। उसके ऊपर हम एक और लेक्चर करेंगे, सेपरेट होगा। इस आज के लेक्चर में मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। सबसे पहले अगर हम बात करें हाइब्रिड वॉरफेयर की, तो आपको ये समझना जरूरी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर कौन सी हैं, हाउ द वॉर इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर देखें, एट यू कैन सी इट इन फ्रंट ऑफ यू। आपको स्क्रीन शेयर नजर आ रही है? कैन यू सी इट इन फ्रंट ऑफ यू? जी अभी नहीं आएगी अभी। लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। यू कैन सी द टाइप्स ऑफ वॉर ऑन द स्क्रीन। वी आर डिस्कसिंग के हाइब्रिड वॉरफेयर की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, और सॉरी वॉर की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, एंड देन वी विल गो टू हाइब्रिड वॉरफेयर। अगर हम वॉर के टाइप्स के ऊपर बात करते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ दीज थिंग्स स्टार्टेड। वी यूजली हियर अबाउट फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। आप लोगों ने सुना होगा फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का। इसके अलावा आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि इट इज हाइब्रिड वॉरफेयर। ठीक है, इट इज नाउ इन द डिबेट। और स्पेशली लास्ट ईयर के बाद से जो हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हमारे मुल्क के अंदर, एक परसेप्शन की वॉर चल रही है। तो जो हमारा एक स्टेट नैरेटिव है उसमें हम मोस्टली हाइब्रिड वॉरफेयर को यूज करते हैं, उसको बल्कि ब्लेम किया जाता है कि ऑल दीज थिंग्स आर ड्यू टू some external elements and they are actually waging this war against Pakistan. But first we need to understand कि hybrid warfare होती क्या है। अब hybrid warfare is a type of fifth generation warfare. But if it is fifth generation warfare तो first, second, third, fourth generation क्या है? अगर हम फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के बारे में देखें, तो बहुत ही जो एंशियंट एंड पोस्ट क्लासिकल बैटल्स होती थी, जिसमें फैलेंक्स लाइन कॉलम वगैरह यूज करके, लाइक हैंड टू हैंड जो एक वॉरफेयर थी, दैट वाज फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर। उसके बाद इट इवोल्व टू सेकेंड जनरेशन वॉरफेयर, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट मशीन्स आप देखते हैं, ब्रीच लोडिंग मशीन्स, मशीन गन एंड इनडायरेक्ट फायर जो है वो स्टार्ट होती है इन सेकेंड जनरेशन वॉरफेयर। आफ्टर दैट विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपकी जो एडवांसमेंट्स आती हैं, यू गो टू द थर्ड जनरेशन वॉरफेयर। एंड इन थर्ड जनरेशन वॉरफेयर, इसमें आपके पास जो मेन चीजें हैं जो आपके वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के अंदर यूज हुई, स्टेल्थ वॉरफेयर, स्पीड एंड सरप्राइज टू बाईपास द एनिमीज लाइंस एंड कोलैप्स देयर फोर्सेस फ्रॉम द रियर, जिसको आप मेन्यूवर वॉरफेयर भी कहते हैं, जिसके अंदर जो हिटलर की टेक्निक्स थी, स्टेल्थ वॉरफेयर, इट्स अ काइंड ऑफ स्टिग्लिट्स जिसको कहते हैं। अब अगर आपने वो पढ़ी हो, वर्ल्ड वॉर 2 किसी ने स्टडी की हो, तो उसको पता होगा कि हाउ हिटलर वाज एबल टू क्विकली कैप्चर मोस्ट ऑफ दीज मेन सेंटर्स। इट वाज बिकॉज ऑफ स्टेल्थ, इट वाज बिकॉज ऑफ स्पीड। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर, अभी जो रिसेंटली इन द एंड ऑफ 20th सेंचुरी अगर आप देखें, उसमें there is a blurring of lines between war and politics. Combination combatants and civilians due to nation states loss of their near monopoly on combat forces. Like in this, what we are doing in fourth generation warfare, it is simply a war, just like other wars. But here, instead of state, other actors are also involved in this warfare, जिसमें आपके पास नॉन स्टेट एक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें आपके पास प्रॉक्सीज आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू हमने जो है वो वेज की वॉर। बट राइट नाउ इन द era in which we are living,
वी आर नाउ मूविंग अहेड विद दिस फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर, और अब आप देख रहे हैं दैट इज फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, या इसको आप हाइब्रिड वॉरफेयर भी कह सकते हैं। अब व्हाट इज दिस वॉरफेयर? अगर आप देखें, दिस इज बेसिकली द बैटल इन विच यू इंक्लूड परसेप्शन एंड इंफॉर्मेशन। इन द प्रीवियस जो आपके पास बैटल्स थी फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में, आपने देखा यू यूज combatants एंड सिविलियंस, बट उसका जो पर्पस था, जो एम था, वो एक मिलिट्री था। बट इन फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर यू आर एडिंग डिफरेंट डोमेन्स इन योर वॉर, लाइक कंट्रोलिंग परसेप्शंस ऑफ पीपल। ठीक है, जिस तरह हमारा परसेप्शन कौम का चेंज किया जा रहा है अगेंस्ट अगेंस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस, इन विच द इंफॉर्मेशन इज बीइंग कंट्रोल्ड, एंड आपके जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको हाईलाइट किया जा रहा है। तो it is a war in which cultural and moral war is also like included, cultural domain, moral domain, economic domain, political domain। ठीक है, पहले आपके पास मिलिट्री डोमेन होती थी, you have different domains। अब मिलिट्री के बाद when you add political domain in which the confidence of masses on politicians या political institutions वो erode कर जाए। फिर cultural war in which जो आपके different cultures हैं they are starting to see other cultures as aligned culture या external culture या imposed culture over them। फिर उसके बाद आप सोशल डोमेन में देखें, जिसमें सोशल आपके जो फ्रेगमेंट्स हैं उसको ब्रेक किया जाए, जो आपका एक फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, जो आपका कॉन्फिडेंस है ऑन डिफरेंट स्टेट इंस्टीट्यूशंस, जो सोशल उसके परसेप्शन है उसको चेंज किया जाए। तो अगर हम डिफरेंट डोमेन्स को ऐड कर लें और ये आप वॉर के अंदर ऐड कर लिया जाए, वॉरफेयर के अंदर, तो ये बन जाती है आपकी फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, जिसको हम हाइब्रिड वॉरफेयर भी कहते हैं। अब उसके आगे डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दोबारा उसके ऐड की है। इट रेफर्स टू अनकन्वेंशनल मेथड एज पार्ट ऑफ मल्टी डोमेन। मैंने आपको डोमेन्स बताई, ठीक है। अब हाइब्रिड वॉरफेयर emphasizes blending conventional war with irregular warfare। The unconventional means include, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, पॉलिटिकल वॉरफेयर, जिसके अंदर पॉलिटिकल मींस इंप्लॉय करते हैं टू सबड्यू द एडवर्सरीज विल। Besides cyber warfare, economic warfare, fake news, diplomacy, lawfare, and etc। अब ये इस वजह से इंक्लूड की जाती हैं डिफरेंट डोमेन्स, ताकि एडवर्सरी यानी जो आपका एनिमी है उसको मल्टी डोमेन में आप इम्पैक्ट कर सकें, उसको वीक कर सकें। अब ये इसकी जरूरत क्यों पेश आई हाइब्रिड वॉरफेयर की, क्यों इसको इवॉल्व किया गया, और क्या इश्यूज या क्या ऐसी रिस्ट्रिक्शंस थी इससे पहले वाली जो वॉरफेयर थी? कोई मुझे बता सकता है कि हाइब्रिड वॉरफेयर कैसे इवॉल्व हुई? विद द पैसेज ऑफ टाइम यू सी के टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, इंफॉर्मेशन एडवांस हुई, बट हाउ वी आर नाउ यूजिंग हाइब्रिड वॉरफेयर, व्हाई अदर टेक्निक्स आर नॉट बीइंग एम्प्लॉयड इन द करंट एरा जिसमें डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन है, अदर देन टू थ्री मिलिट्री एपिसोड्स जो कि ऑलरेडी आपको वर्ल्ड में नजर आएंगे। अदर देन दैट आपके पास मेन जो कन्फ्रंटेशन है वो हाइब्रिड वॉरफेयर के डोमेन में नजर आएगी, जिसमें इन अनकन्वेंशनल वॉरफेयर मेथड्स में यूज आएगी। तो क्या रीजन है इसकी, किस वजह से ये इवॉल्व हुई? कोई इसमें एक्सप्लेन कर सकता है हैंड रेज करके अपनी कंट्रीब्यूशन, या आप टेक्स्ट में भी अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जी, एनीवन हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट? नो वन। अच्छा जी, वी हैव हबीब। हबीब जी बताएं आप। समझू सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो ये तो टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही एज ऑफ इंफॉर्मेशन सर आया और उसके जरिए हमें पता चला कि जी अगर किसी को बाहर, सर देखिए वेपन्स वगैरह तो बाहर से कमजोर कर सकता है, लेकिन जो डिस इंफॉर्मेशन है ये अंदर से ही खोखला कर देती है सर। तो मल्टीपल से सर दुश्मन को अंदर से इतना वीक कर दो कि वो आपके लड़ने के काबिल ही ना रहे, और वो एक्सपेंसिव भी नहीं होती सर। आप जब इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना पड़ता है सर, और सोसाइटी के हर सेक्टर को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो जैसे ये जब इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है सर, इस वॉर की जो है सर वो डोमेन जो है वो बढ़ जाती है।
अच्छा, इसमें आपने इसमें ऐड किया, एक चीज ऐड की कि बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अदर थिंग्स। तो इसमें कुछ आप बड़ा अगर सिंपल सोचें तो वॉर आप लड़ती है अगर एक कंट्री, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अगर आप कन्वेंशनल वॉरफेयर में जाके देखें, सबसे पहले तो उसमें मोबिलाइजेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, यानी आपको पूरी की पूरी जो फोर्सेस हैं उसको मोबिलाइज करना पड़ता है। इसके अलावा उसके अंदर स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है। इसके अलावा उसमें एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा है जी। इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल एक्टर्स, इंटरनेशनल कंट्रीज, ठीक है, दे ट्राई टू डिस्टेबलाइज द थिंग्स। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? कि आपने स्टेट को हार्म करना है। अब ये वाले मीन्स आपके जो हो गए हैं वो होते जा रहे हैं कॉस्टली। आपको नजर आ रहा है सही? या मैं इसको थोड़ा सा इसकी पेन की पेन की चेंज तो नहीं हो सकता ये? अच्छा चलें, जो भी आज इसको गुजारा कर लें, मैं इधर से लिख लेता हूँ। अच्छा, क्लोजली ये चीजें कॉस्टली होती जा रही हैं। अगर हम दूसरी साइड पे देखें, दूसरी साइड पे ये चीजों को वेज करना इज ऑल्सो मोर रिस्कियर। अब क्यों रिस्कियर है? क्योंकि आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, जो बेसिक कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है वॉरफेयर की, नाउ इट इज इजीली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू ऑल कंट्रीज मोस्टली। इसके अलावा स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द कंट्रीज इन साउथ एशिया, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, चाइना की बात करें, all are nuclear weapon countries. So it is more dangerous to have direct confrontation because the impact of life loss, the impact of infrastructure loss, or the overall impact is greater. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये कन्वेंशनल मीन्स क्यों यूज किए जाते हैं, बिकॉज इट इज मोर इजियर। ठीक है, यू आर नॉट having any direct confrontation with the enemy, but still you are weakening the adversary. इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो इसके ऊपर आपके पास जो आ जाती है, यू कैन इजीली बाईपास इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस। यानी इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस थी कि आपने सिविलियंस को हार्म नहीं करना, या जो भी एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है वॉर का, सो यू कैन इजीली बाईपास देम एंड यू कैन डिस्टेबलाइज अ कंट्री इंटरनली, और आपको उसकी कॉस्ट भी बियर नहीं करनी पड़ती। ठीक है, और इसके बाद जो न्यू आपके पास जो एक पॉलिटिकल, इसके अंदर जो आपका एक एम है कि आपने उस कंट्री को एक वीक करना है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप डायरेक्टली उसको वीक करें। दे आर अदर फील्ड्स जो कि आपके इमर्ज किए हैं, और आपकी टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट करती है कि आप दूसरी कंट्री को टेक्नोलॉजिकली, जिसमें साइबर वॉरफेयर आ जाती है, इकोनॉमिकली जिसके ऊपर आपका कंट्री का क्लाउड आ जाता है इंटरनेशनली दूसरे कंट्री को सबड्यू करने के लिए, डिप्लोमेटिकली जिसमें आपका डिप्लोमेटिक लिंकेज, डिप्लोमेटिक एसोसिएशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है दूसरी कंट्री को सबड्यू करने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आजकल अब इजीली और रेडली अवेलेबल हैं। इस वजह से फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर या हाइब्रिड वॉरफेयर जो है फर्दर इवॉल्व हुई। अब ये समझाने के बाद अगर हम इसकी इंसिडेंट्स देखें, इसके एग्जांपल्स देखें, तो जो इसराइल हिजबुल्लाह बैटल थी 2006 में, जिसमें हिजबुल्लाह एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसने पॉलिटिकली भी अपने आप को इवॉल्व किया है, एंड उसने एक नॉन स्टेट, एक स्टेट एक्टर नहीं है हिजबुल्लाह, इट्स नॉट अ मेन स्टेट एक्टर, इट्स अ नॉन स्टेट एक्टर, बट इट हैज बेसिकली पुट द रेजिस्टेंस अगेंस्ट एन आर्म्ड मिलिशिया इसराइल, और उसने डिफरेंट मीन्स को यूज किया अपने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। पॉलिटिकल मीन्स थे, ठीक है, इकोनॉमिक मीन्स थे, और उस वजह से उसने जो है वो इसराइल को थोड़ा सा रिपेल किया इन 2006। बट उसके बाद अगर आप देखें तो रशियन कैंपेन लीडिंग टू एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। अब क्रीमियन पेनिनसुला, एक आपको एग्जांपल दूं, क्रीमियन पेनिनसुला में मोस्टली लोग हैं रशियन जो एथनिसिटी के हैं। अब ये जो एथनिसिटी एक रशियन थी, बट दे वर लिविंग इन यूक्रेन। तो उन्होंने पहले, रशिया ने एक डिस इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू मीडिया, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो कि वेस्टर्न रिपोर्ट्स हैं मोस्टली अवेलेबल, उसके तहत रशिया ने बेसिकली पहले इंफॉर्मेशन वॉर वहां पे वेज की, परसेप्शन चेंज किया वहां के लोगों का अगेंस्ट यूक्रेन, एंड देन उसने मिलिट्री डोमेन को यूज किया, और उससे क्या हुआ, उसको रेजिस्टेंस नहीं मिली इंटरनली। तो दैट वाज बेसिकली अनदर एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। इसके अलावा जो पाकिस्तान और इंडिया की जो एग्जांपल है, वो एक परफेक्ट केस स्टडी के तौर पर सामने आती है इन द फॉर्म ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर, जिसमें पाकिस्तान की डिसएम्बारमेंट, पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट किया गया 1971 में। फिर अनरेस्ट इन कराची इन 1980, जिसमें
देखते हैं कि कराची समटाइम्स वाज अ नो गो एरिया, लाइक उसके अभी इट इज मच बेटर, बट इफ यू गो टू 2000s और इवन इन आफ्टर 1985, यू कुड सी कि वहां पे हालात कितने खराब थे, और उसमें फॉल्ट लाइंस, एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइंस को फर्दर यूज किया गया और एक एथनिसिटी को दूसरे एथनिसिटी के खिलाफ जो है वो भड़काया गया। उसके अलावा द सपोर्ट टू तहरीक तालिबान पाकिस्तान इन टीटीपी की जो सपोर्ट बेस है, बेस आपकी कहाँ से मिलती है? मोस्टली ऐसे एरियाज से मिलती हैं जो कि ऑलरेडी बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां पे लोगों की एलिनेशन एग्जिस्ट करती है। तो वो उनके एलिनेशन को यूज किया जाता है टू फर्दर आर्म देम अगेंस्ट द स्टेट। स्पेशली राइट नाउ व्हाट वी सी इन बलोचिस्तान, बलोचिस्तान के अंदर यस दे आर जेन्युइन ग्रीवेंसेस ऑफ द पब्लिक, बट द वे उन ग्रीवेंसेस को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है एंड उनको टर्न किया जाता है अगेंस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस, सो दैट इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। ठीक है, अब ये चीज समझाने के बाद आपको दोबारा उसी चीज पे आ जाते हैं कि इसका एम क्या है हाइब्रिड वॉरफेयर का। द एम ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर, व्हाट इज द एम ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर? इट इज टू स्प्रेड disappointment against the homeland। तो अगर आप इसको करेंटली पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और ये पाकिस्तान अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, हाइब्रिड वॉरफेयर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप लोगों ने इसकी डिफरेंट डोमेन्स जिसमें डिजिटल टेररिज्म भी आ जाएगा और सोशल मीडिया के ऊपर कर्व्स भी आ जाएंगे, उसका कंट्रोल भी आ जाएगा, वो आप लोगों ने तैयार करना है। अगर ये पाक अफेयर में नहीं आता तो ऐसे के अंदर आ जाएगा, ऐसे के नहीं अंदर आएगा तो पाक अफेयर में आ जाएंगी ये चीजें। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको तैयार करना। इसके ऊपर मैं कुछ आपको आर्टिकल्स भी सेंड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा क्लास के साथ, इस स्लाइड्स के साथ, तो आप वो भी एक दफा पढ़ लीजिएगा। इसका एम क्या है हाइब्रिड वॉरफेयर का? अगेन डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करना अगेंस्ट द होमलैंड। सो व्हाट यू सी द परसेप्शन इन पाकिस्तान, द परसेप्शन ऑफ masses in Pakistan, won't you think that it is the same? It is having a disappointment among the masses against the state institutions and against the state overall. People are trying to leave this country. जो इसके अंदर आपके पास स्किल्ड लोग हैं, they are trying to go outside and find something else. So yes, I am not saying कि हमारे पास सिचुएशन बहुत ही परफेक्ट है। आई एम एक्सेप्टिंग एक्नॉलेजिंग दिस थिंग कि हमारे पास इकोनॉमिक इश्यूज हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, बट इट डजंट मीन कि जो एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म है उसको आप जो है वो स्पॉइल करें। बट इट इज बीइंग डन, एंड इसके अंदर जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, स्पेशली द रोल ऑफ इंडिया, इट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड to make their peoples the rebels of their own government and security forces. So this is the same thing happening in Pakistan to destroy a country's economy. ठीक है, so ये आपको perception कहाँ पे नजर आएगी? How they are trying to destroy a country's economy? आप देखें, people are not paying their taxes, due taxes to FPR. Why they are not paying the taxes? It is the perception among the masses कि उनकी जो एक अमाउंट है that is actually not spent properly, और उनकी अमाउंट जो है उसको जो भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं या गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी है वो सारी ये अमाउंट खा लेती है, और उनको उसका फायदा नहीं होता। बट वाई दे आर नॉट थिंकिंग कि इफ गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश अ रोड for them, government has created a network of gas infrastructure, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो बहुत ज्यादा चीजें गवर्नमेंट ने की हैं, एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के लोग उस चीज को उतना रिपे नहीं करते गवर्नमेंट को, बट स्टिल गवर्नमेंट इज डूइंग द सेम थिंग फॉर देम, फॉर दोज हु आर पेइंग द टैक्सेस एंड फॉर दोज हु आर नॉट पेइंग द टैक्सेस। तो ये चीज आपके सामने, ये चीज आपके सामने है। अब किसी ने मेंशन किया कि गवर्नमेंट सिंध के अंदर रोड नहीं बचते, तो इट डजंट मीन कि गवर्नमेंट ने नहीं उसको बनाया। गवर्नमेंट ने उसके लिए पैसे जो हैं फंड एलोकेट किए, फिर उसके बाद जो हमारी इनएफिशिएंसी है, करप्शन है हमारे सिस्टम के अंदर, उसकी वजह से हम एक क्वालिटी को इंश्योर नहीं कर पाते, ये रीजन है। बट इट डजंट मीन कि आपकी जो स्टेट है वो सारा पैसा खा जाती है। सो दिस परसेप्शन इज बीइंग डेवलप्ड इन इन द कंट्री, और हमारे पास इसको कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा सच टूल नहीं है। ब्लैकमेलिंग द गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट, ठीक है, उसको ब्लैकमेल किया जाता है ऑन डिफरेंट वॉर, ऑन डिफरेंट डोमेन्स, जैसे एफएटीएफ पे पाकिस्तान को कितना जो था वो प्रेशर था कि जी पाकिस्तान एंटी
मनी लॉन्ड्रिंग की और एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खिलाफ के ऊपर काम करे, एंड पार्टीशनिंग द कंट्री। आपको बल्कनाइजेशन का पता है? हु नोज अबाउट बल्कनाइजेशन? अच्छा, बल्कनाइजेशन बेसिकली ये ईस्ट यूरोप, इनके कंट्रीज में आते हैं। बल्कन रीजन में मैं आपको इसकी पिक्चर शेयर करता हूँ, आप इसको लिंक कर सकते हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट। अब अगर मोस्टली स्टूडेंट्स को इसका नहीं पता, सो लेट मी शेयर विद यू द पिक्चर ऑफ इट एंड देन विल एक्सप्लेन दिस थिंग। अच्छा जी, अभी मैं आपको पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। किसी को चीचनिया का पता है? जॉर्जिया, इन कंट्रीज का। इसको आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। लेट मी शेयर द पिक्चर विद यू। ये मोस्टली आपके ऐसे में भी काम आती हैं चीजें। हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए, हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट आप कोई ना कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट लें। बड़ी इंटरेस्टिंग होती है हिस्ट्री, आपको काफी चीजें एक्सप्लेन करती है। अच्छा, दिस इज बेसिकली द रीजन ऑफ ईस्ट यूरोप, ठीक है। और ये पहले ओटोमन एम्पायर के अंदर होता था। अब जब ये बाद में इसकी डिसइंटीग्रेशन हुई ओटोमन एम्पायर्स की, तो उसके अंदर जैसे चेकोस्लोवेकिया, इस तरह की कंट्रीज जो है वो इमर्ज हुए। दे वर ह्यूज कंट्रीज, दे वर नॉट लाइक दी स्मॉल कंट्रीज जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दे आर वेरी स्मॉल कंट्रीज, बहुत छोटे कंट्रीज हैं। बट when they emerged on the map before, sorry, after the fall of Ottoman Empire, they were huge countries। एक कंट्री से वो उनकी जो है डिवीजन हुई थी। जैसे चेकोस्लोवेकिया जो है वो एक कंट्री है। अब इसके अंदर क्या हुआ था, जब ये डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, हम नहीं जा रहे इस पे हिस्ट्री क्या है क्या चीजें हुई, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ कि बेसिकली क्या हुआ बल्कनाइजेशन में, कि एक पूरा रीजन जो मोस्टली इनके अंदर 2-3 कंट्रीज थे, आई एम नॉट श्योर कि कितने कंट्रीज थे, बट वहां पे मेजरली बड़े कंट्रीज थे, बिगर कंट्रीज थे। बट दीज कंट्रीज वर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंट्रीज। अब जब वो कंट्रीज स्मॉलर कंट्रीज पे डिवाइड हुए तो किस बेस पे हुए? मोस्टली जो उसकी बेस थी वो थी एथनिकसिटी, ठीक है, एथनिक बेसिस पे थे। तो ये टर्म मोस्टली यूज की जाती है बल्कनाइजेशन में, कि जी अगर कंट्री को, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, आपको मैंने एक्सप्लेन किया पाकिस्तान की रीजनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन आपको पढ़ाई। वी हैव डिफरेंट एथनिसिटीज लिविंग इन पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल पंजाबी, सिंधीज, बलोचीज, पख्तून, सराइकीज, ठीक है, हजाराज। तो ये सारे डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर रहती हैं और पाकिस्तान को एक नेशन बनाती हैं। तो द एम ऑफ अदर कंट्री इज टू डिवाइड इट। जिस तरह बंगालीज को डिवाइड किया गया, सेपरेट कर दिया गया, तो इसी तरह पाकिस्तान के वो टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, और वो चाहते हैं जिस तरह बल्कन रीजन के अंदर हुआ कि डिफरेंट एथनिसिटीज की बेस पे कंट्री फर्दर डिवाइड होती गई और छोटी से छोटी कंट्रीज जो है वो इमर्ज होती रही। उधर सिविल वॉर हुई, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। 1990s के अंदर वहां पे मैसिव जो थी वो वॉर्स हो रही थी, जो कि आपको नहीं पता बिल्कुल। तो ये चीजें जो आपके एनिमी का जो इंटरेस्ट है वो ये है कि इसको डिवाइड किया जाए कंट्री को, तो उसमें बल्कनाइजेशन यूज होती है। समझ आ गई ये चीज आपको? अब ये लाजमी नहीं है बल्कन रीजन के अंदर हुआ, ये डिफरेंट करती हैं, डिफरेंट रीजन में अंदर होता है, बट यू कैन जस्ट नीड टू हैव दिस इंफॉर्मेशन ऑफ बल्कनाइजेशन। अब हम चलते हैं टूल्स ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर पे। अब ये टूल जिसका हम सबको पता है, वी विल जस्ट एक्सप्लेन इट वन बाय वन। और इसमें मैंने जो केस स्टडी इंक्लूड की है वो पाकिस्तान के लिए की है, बिकॉज वी आर डूइंग इट इन द केस ऑफ पाकिस्तान। अब अगर हम टूल स्टार्ट करें इसके बल्कन सॉरी हाइब्रिड वॉरफेयर के, so there are multiple tools of hybrid warfare which can be used simultaneously
or in a series manner to adversely affect the enemy. अब इसके अंदर सबसे पहले है रेगुलर मिलिट्री फोर्स का यूज। अब हाइब्रिड वॉरफेयर हम कहें कि ये नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर है, बट इट डजेंट मीन कि इसके अंदर जो कन्वेंशनल वॉरफेयर के टेक्निक्स हैं वो ऐड नहीं है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स कन्वेंशनल वॉरफेयर टेक्निक्स, बट इट इज अ नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर एज वेल। इसके अंदर जो है वो मिलिट्री फोर्सेस का यूज होता है, बट इट इज नॉट एज मच जिससे आपका जो है वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो जाए। ये इस तरह का यूज होता है हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर मिलिट्री का, कि अगली जो एनिमी है उसको एक डरा के भी रखा जाए, ठीक है, उसको हर वक्त ये किया जाए कि वो डिफेंस के ऊपर जो है अपनी स्पेंडिंग करती रहे, लेकिन डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन के अंदर भी ना जाया जाए। बालाकोट इंसिडेंट आपको पता ही है, पाकिस्तान का और इंडिया का जो पीछे हुआ 2 साल पहले, उसमें जो मिस एडवेंचर किया गया इंडिया की तरफ से, इट वॉज बेसिकली ऑपरेशन बाय इंडिया टू चेक पाकिस्तान रेडीनेस इन टर्म्स ऑफ इट्स डिफेंस। तो इसके अंदर जो है इस तरह के अटैक्स किए जाते हैं एनिमी की सॉइल पे, ताकि एनिमी को जो है वो उसके डिफेंस को हमेशा एक्टिव रखा जा सके, और उसका जो एक मेन उसकी कंसंट्रेशन है जो उसकी इकोनॉमी पे या सोशल डेवलपमेंट पे, उसको डिवर्ट की जाए उसके डिफेंस पे, ताकि वो अपने आप को डेवलप ना कर सके और सिक्योरिटी सेंटर स्टेट्स के अंदर रहे। इसके अलावा जो दूसरी और मेन मेजर जो इसकी टेक्निक है, दैट इज इकोनॉमिक कोर्जन। अब इकोनॉमिक कोर्जन के अंदर आप एग्जांपल दे सकते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब पाकिस्तान इसके अंदर जो था वो काफी अरसा रहा है, 2 दफा पाकिस्तान इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या था? कोई मुझे बता सकता है कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था पाकिस्तान पे, और इससे निकलना पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी था? Why it was important for Pakistan to get out of this FATF list, and what was the impact of getting remained in this list? ये क्या चीज है? कोई इसमें एक्सप्लेन कर सकता है? Then I'll explain. You can raise the hand. It seems students को आइडिया नहीं है इतना। अशफाक, आपने हैंड रेज किया है जी, आप बताएं। सर, एफएटीएफ से निकलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर कोई कंट्री एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में हो या उसके बाद अगर इससे लोअर लिस्ट है, आई थिंक ब्लैक लिस्ट है या ब्लैक रेड लिस्ट। लिस्ट है, उस ब्लैक ब्लैक लिस्ट। ब्लैक ब्लैक लिस्ट है, अगर उसमें चला जाए तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती और सैंक्शंस वगैरह लग जाते हैं। कोई कंट्री उसके साथ ज्यादातर ट्रेड में नहीं रहता, जिस तरह नॉर्थ कोरिया आजकल है एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में। तो नॉर्थ ईरान भी कोरिया, है। ईरान भी है, यस सर। तो उनके ऊपर सैंक्शंस भी ज्यादा है, ना कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, ना कोई फ्री मार्केट में वो इस तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी था इकोनॉमिक कंडीशन किसी कंट्री के बेहतर करने के लिए। जी, आपने इसको थोड़ा एक्सप्लेन बताया आपने किया कि इसका इम्पैक्ट क्यों आता है और इससे निकलना क्यों जरूरी है। सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि एफएटीएफ है क्या। इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसका जो बनाई गई थी वो इस वजह से बनाई गई है कि जो कंट्रीज हैं आपके पास, डिफरेंट इंटरनेशनल कंट्रीज जो कि इंटरनेशनल कमेटी के अंदर आते हैं, आपके जो ममालिक हैं सारे, उनके फाइनेंशियल जो एक ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो उनका फाइनेंशियल सेक्टर है, उसको रेगुलेट किया जाए। ठीक है, उसको रेगुलेट किया जाए फाइनेंशियल जो सेक्टर है। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर को मॉनिटर किया जाए। ठीक है, अब ये क्यों मॉनिटर किया जाना था? अब ये इस वजह से बनी क्योंकि जो दुनिया में देखें तो कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं which are operating all over the world, and they have their financial transactions open. अब इन टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, उनके सोर्स, फंडिंग सोर्स को खत्म करने के लिए इंटरनेशनली एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाई गई कि वो देखेगा, मॉनिटर करेगा बाकी कंट्रीज के ट्रांजेक्शन्स को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, कि भाई ये सही रेगुलेट हो रहा है क्या, इसके अंदर ऐसे कोई लेक्यूनाज तो नहीं है जो टेररिस्ट इसको यूज कर सकें और अपनी फंडिंग कर सकें। पहली चीज ये थी। दूसरी चीज ये थी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग होती है जिसमें
फॉर एग्जाम्पल, आपके मुल्क में से जो डॉलर्स हैं उसको स्मगल करके जिस तरह अफगानिस्तान लेके जाया जाता है, दैट इज थ्रू बॉर्डर, इसी तरह डिफरेंट जो है वो कंट्रीज के अंदर जो है वो इसको स्मगल किया जाता है करेंसी को। और उसका इम्पैक्ट क्या आता है कि वो करेंसी इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर शो नहीं हो रही होती। तो एक तरह से वो ब्लैक मनी जो है इन इंटरनेशनल करेंसी, वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो आउट हो रही होती है। और इसका जो इम्पैक्ट होता है मोस्टली इकोनॉमीज के अंदर होता है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू लॉस। और इसको इंटरनेशनल जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको यूज कर सकती हैं। तो इस वजह से एफएटीएफ बनाएगी। बहुत अच्छा, नोबल इसका, आप समझें कि नोबल इसका पर्पस था। लेकिन फिर ये बन गई जियो पॉलिटिकल टूल। अब जियो पॉलिटिकल टूल कैसे बनी? भाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं? ये वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको मोस्टली यूएस डिक्लेयर करता है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यूएन की तो वैल्यू नहीं है। अब मनी लॉन्ड्रिंग, मोस्टली जो आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके अंदर भी ऐसे इश्यूज हैं, लेकिन उनके ऊपर इस तरह के सैंक्शंस नहीं लगाए जाते, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाती। और दूसरे कंट्रीज जैसे पाकिस्तान हो गया, इनके ऊपर इस तरह की सैंक्शंस लगाई जाती हैं और जियो पॉलिटिकल पर्पस जो होता है उसको अचीव किया जाता है। अब इसके अंदर इंडिया की एग्जांपल आपके सामने है। अब पाकिस्तान के अंदर जो था वो एक तरह से लेक्यूनास थे हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, फाइनेंशियल सेक्टर में। अब पहले देखते होंगे 2 साल पहले इट वाज वेरी इजी टू ओपन अ बैंक अकाउंट। ठीक है, इससे पहले आप देखें बेनामी जो जायदाद थी वो रखने में इतना इशू नहीं होता था, बेनामी जो लैंड ओनर्स होते थे। अब अब आपके पास लाजमी है कि आप डिक्लेयर करें कि आपका जो है सोर्स ऑफ अर्निंग कौन सी है, आपके नाम किसके नाम पे जायदाद की जा रही है। अगर आप बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं तो बहुत ज्यादा एक डॉक्यूमेंटेशन, एक लेंथी डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी पड़ती है। ठीक है, तो डिफरेंट इश्यूज में, डिफरेंट चीजों पे पाकिस्तान ने इसके ऊपर लेजिस्लेशन की। अब पाकिस्तान ने लेजिस्लेशन इस वजह से की कि पाकिस्तान एफएटीएफ से बाहर आए। लेकिन एफएटीएफ का जो रीजनल एक टास्क फोर्स की सब टास्क फोर्स थी, वो आपके साउथ एशिया के अंदर आती है और उसमें इंडिया भी एक मेंबर है। अब अगर पाकिस्तान ने बाहर आना था एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से, तो सारे कंट्रीज का इसके ऊपर इत्तेफाक लाजमी था कि पाकिस्तान ने वो एक्शंस कर ली हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान बाहर आ सकता है। बट इंडिया वाज ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट पाकिस्तान एंट्री आउट ऑफ एफएटीएफ। तो एक तरह से आप कह सकते हैं इकोनॉमिक कोर्जन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर किया गया बाय इंडिया। बट इवेंचुअली पाकिस्तान ने इंटरनेशनल जो है वो रिकग्निशन ली, अपनी स्टेप्स की, और फाइनली पाकिस्तान इससे बाहर आया। वो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किस तरह हम इकोनॉमिक कोर्जन जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर का टूल यूज हो सकती है। जी, समझ आ गई चीजों की। इकोनॉमिक कोर्जन बता दिया, टूल्स ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें डिप्लोमेसी, दिस इज अनदर पॉइंट वेयर अदर कंट्रीज लाइक एडवर्सरी कंट्रीज जो हैं वो अपने एनिमीज को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। अगर आप देख लें, यूएस वर्सेस चाइना की बात करते हैं, अगर आप यूएस वर्सेस चाइना की बात करें, तो यूएस इन ऑल मेजर जो भी उसके प्लेटफॉर्म्स हैं, यूएस ब्लेम करता है चाइना को कि भाई वो उसके जो प्रैक्टिसेस हैं या उसकी जो इकोनॉमी है वो ओपन नहीं है, ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है चाइना। चाइना जो है वो एक रिसर्जेंट पावर है, यूएस को थ्रेटन करना चाहता है इंटरनेशनली। लाइक यू डिप्लोमेटिकली, वन वे इज यू डिप्लोमेटिकली ट्राई टू प्रेशराइज योर एनिमी कंट्री और उसको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करें। ठीक है, अब ये भी एक टूल है हाइब्रिड वॉरफेयर का। अगर हम इसमें पाकिस्तान की एग्जांपल लें, तो पाकिस्तान के ऊपर कहां कहां पे इंडिया जो है वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करता है डिप्लोमेटिकली। अगर पाकिस्तान के नेबर्स की बात करें, तो पाकिस्तान को ब्लेम करता है इंडिया कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट कंट्री है। ठीक है, अब टेररिस्ट कंट्री का लेबल लगाना और उसको डिप्लोमेटिकली उसको परस्यू करना एग्रेसिवली, ये चीजें पाकिस्तान के अगेंस्ट आती हैं और पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉरफेयर के थ्रू पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाता है, पाकिस्तान की इमेज को। किस तरह? फॉर एग्जांपल कश्मीर के अंदर जो एक मूवमेंट है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन,
उसको पोर्ट्रे किया गया कि इट इज अ टेररिस्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अनरेस्ट इन द रीजन, और उसके अंदर उसके पीछे पाकिस्तान जो है वो शामिल है, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट करना। फॉर एग्जांपल बी इट द फोरम ऑफ एससीओ, ठीक है, जिसमें स्टेटमेंट्स दी जाती हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को स्पॉन्सर करता है इन दिस रीजन। या अगर आप नेबरिंग कंट्रीज के साथ देखें पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, ईरान के साथ इंडिया इज हैविंग गुड एंगेजमेंट एंड ट्राइंग टू आइसोलेट पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली इन दिस रीजन। अफगानिस्तान के साथ देखें, करंट गवर्नमेंट नहीं लेकिन इससे पिछली गवर्नमेंट के साथ देखें, तो इंडिया वाज हैविंग गुड कनेक्शन विद अफगान प्रीवियस गवर्नमेंट, और उससे पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की गई। तो ये भी आपका एक टूल है हाइब्रिड वॉरफेयर का। फिर उसके बाद आ जाती हैं यूज ऑफ प्रॉक्सीज। अब इसके अंदर, अच्छा, डिप्लोमेसी के अंदर आप जो है वो मीडिया भी बड़ा यूज होता है डिप्लोमेटिक आपके मीन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। अभी आप लोगों ने देखा है कि अगर आप बलूचिस्तान क्राइसिस लिखते हैं या आप लिखते हैं बलूचिस्तान प्रोटेस्ट, तो यूट्यूब पे कौन सी वीडियो सबसे सामने आती है? मोस्टली इंडियन चैनल्स की वीडियो सामने आती है। अगर करंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो मोस्टली डिबेट है, जैसे कमिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बातें की जा रही हैं, ठीक है, अब मोस्टली जो इसके ऊपर आपको एक एनालिसिस मिलता है वो इंडियन मीडिया का नजर आता है। तो इट इज लाइक दे आर ट्राइंग टू यूज दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं, उनको इंटरनेशनली एक्सप्लॉइट करना है, और डिप्लोमेटिकली, जिसमें डिप्लोमेसी में आपका एक मीडिया भी आजकल बड़ा एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। इसके अंदर जो उसकी मूवीज हैं, जो उसका एंटरटेनमेंट सेक्टर है, उसके अंदर किस तरह पाकिस्तान को पोर्ट्रे किया जाता है, so that is also a mean to actually impact your enemy country. अब्यूज ऑफ इसके अंदर डिप्लोमेसी में ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट डाल सकते हैं आप, ठीक है। ईयू डिसइंफॉर्म लैब की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे आगे मैंने लिखी है, आपको बताऊंगा कि किस तरह इंडिया जो है उसने पाकिस्तान को एक इंटरनेशनली आइसोलेट करने की कोशिश की, और उसने अनअर्थ किया कि इंडियन स्पॉन्सर्ड एक नेटवर्क है न्यूज का, मीडिया का, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है। अब अगर हम यूज ऑफ प्रॉक्सीज की बात करें, तो इसके अंदर कौन सी एग्जांपल आप दे सकते हैं? कोई हम नई चीज आपको नहीं बता रहे, जस्ट गिव द एग्जांपल ऑफ कुलभूषण यादव which was caught in Balochistan, and he was basically tasked to destabilize CPAC. अब CPAC को टारगेट किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, चाइनीज को टारगेट किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट एथनिसिटीज को टारगेट किया जाता है बलूचिस्तान के अंदर, जैसे पंजाबीज हैं, या एक शिया हैं, या हजारा हैं, ठीक है। इनको टारगेट करके इनकी टारगेट किलिंग की जाती है, और उसका ब्लेम जो है डिफरेंट एथनिसिटीज पे लगाया जाता है। बट दैट इज डन बाय डिफरेंट प्रॉक्सीज इंटरनेशनल, जो उनको फंडिंग मिलती है। जैसे बीएलए की बात करें, बीएलओ को फंडिंग जो है वो मोस्टली सपोर्ट मिलती है टीटीपी की। अब इनको किसकी सपोर्ट मिलती है? इनको सपोर्ट मिलती है इंडिया की। और कैसे हमें पता लगा? हमें ये कुलभूषण यादव जो हमने एक उसका पकड़ा, एक एजेंट पकड़ा रो का, उससे पता लगा। इसके अलावा आपको मैंने जो पीछे लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था कि सीपैक को डिस्टेबलाइज करने के लिए रो के अंदर एक स्पेशल एक विंग इस्टेब्लिश हुआ है कि भाई हमने सीपैक को किस तरह डिस्टेबलाइज करना है। अब सीपैक को डिस्टेबलाइज करने की डिफरेंट टैक्टिक्स हैं। इंटरनली उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाना कि भाई ये तो सारा पंजाब सेंटर्ड है, ठीक है। इसके अलावा इसको डेथ ट्रैप बताना कि जी सीपैक जो है वो एक डेथ ट्रैप है पाकिस्तान के लिए, ताकि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो एक प्रोपेगेंडा कर सकें, एक परसेप्शन कर सकें इसके अगेंस्ट। तो ये यूज ऑफ प्रॉक्सीज आ गया। फिर फैनिंग लोकल अपराइजिंग, सो दिस इज द सेम थिंग एज पॉलिटिकल क्रिएटिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब फैनिंग एंड एक्सटेनुएटिंग द अनरेस्ट लोकली, क्रिएटिंग इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड नेगेटिव इमेज ब्रांडिंग डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। अब सीरिया की सिविल वॉर भी इसी वजह से स्टार्ट हुई थी कि उसको बशार अल असद के अगेंस्ट उसको जो था वो फैन किया गया, उनकी जो ग्रीवेंसीज थे। तो जैसे अब पाकिस्तान के ग्रीवेंसीज हैं, लोगों के ग्रीवेंसीज कौन से हैं? यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, फिर सैलरीड क्लास के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स बर्डन है, फिर इसके अलावा जो पॉलिटिकली आपको एक विक्टिमाइजेशन चल रही है। तो वी हैव परफेक्ट ग्राउंड्स इन द कंट्री जो कि यूज हो सकते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर में, और वो यूज हो रहे हैं।
जिसमें एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हमने एहतजाज करने हैं, तो इंटरनेशनली, जैसे अभी आपके आईएसपीआर ने कहा है, डिफरेंट आपके जो है वो स्टेट एजेंसीज ने कहा कि इंटरनेशनली इस तरह इस किस्म का ट्रेंड बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल ट्विटर के ऊपर, जो कि आजकल एक्स है, उसके ऊपर इस तरह का ट्रेंड बनाया जाता है कि लोगों के सेंटिमेंट्स को अगेंस्ट किया जाता है, अगेंस्ट वन इंस्टीट्यूशन और मल्टीपल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकली लोगों के इमोशंस को एक्सप्लॉइट करके स्टेट के खिलाफ यूज किया जाता है। तो दैट इज ऑल्सो अ टूल ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। पर फिर आ जाती है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अब इन्फो वॉरफेयर क्या होती है, जिसमें आप फेक न्यूज प्रोपेगेंडा चलाते हैं। अब इसकी एग्जांपल आपको मैंने उसी में दी, जो ईओ डिसइंफॉर्मेशन लैब थी, उसी को आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हैं कि जो मैंने, सॉरी, यहाँ पे कोट नहीं की, आप कोट कर सकते हैं रिसेंट फैक्ट कि जी कितने परसेंट जो है वो फेक अकाउंट्स हैं आपके पाकिस्तान के, जो अगेंस्ट यूज हो रहे हैं स्टेट के। ठीक है, तो फेक अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं और एक आर्टिफिशियल ट्रेंड बनाया जाता है सोशल मीडिया पे, जो कि पर्टिकुलरली एक टारगेट करता है इंस्टीट्यूशन को पाकिस्तान के अंदर, और जिससे जो है वो लोगों के सेंटिमेंट्स उस इंस्टीट्यूशन से जो है वो उसको टारगेट किया जाता है। अब अगर वो इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जांपल आपकी आर्मी है, तो आर्मी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? अब आर्मी को टारगेट इस वजह से किया जाता है कि अगर आप पाकिस्तान को देखें और पाकिस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस को एनालाइज करें, बी इट पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी, बी इट पाकिस्तान जुडिशरी, और बी इट पाकिस्तान पॉलिटिकल एंटिटी या पार्लियामेंट, और बी इट पाकिस्तान मिलिट्री। तो अगर हम मिलिट्री देखें तो इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, एंड इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड एज वेल। ठीक है, इसकी जो मिलिट्री में आपकी रैंकिंग है, यू आर अमंग टॉप 10। तो मिलिट्री को जो स्ट्रेंथ मिलती है मिलिट्री की पाकिस्तान की, वो उसके मैसेज से मिलती है, उसके लोगों से मिलती है। तो एनिमी का ये एम है कि लोगों से जो स्ट्रेंथ मिल रही है एक इंस्टीट्यूशन को, उस स्ट्रेंथ को क्या किया जाए, उस स्ट्रेंथ को वीक किया जाए, ताकि ओवरऑल उस एक इंस्टीट्यूशन को वीक किया जा सके। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, परसेप्शंस क्रिएट की जाती है कंट्री के अंदर, तो ये भी आप समझते हैं, जो जिसके अंदर फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा यूज किया जाता है। तो दैट इज अ टेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। एंड आपने याद रखना है कि इस किस्म का टॉपिक जो है लाजमी क्वेश्चन के अंदर इस दफा पूछा जा सकता है। इसके अलावा साइबर अटैक्स हैं, जिसमें आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस के जो वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर अटैक, या अब साइबर अटैक क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यू हैव न्यूक्लियर बॉम्ब, बट व्हाट इफ यू कैन नॉट यूज योर न्यूक्लियर बॉम्ब एट द टाइम ऑफ नीड। यानी जिस चीज से उसको चलाया जाए, जिस सिस्टम से चलाया जाए, आईटी इक्विपमेंट्स, उसी को अगर हैक कर लिया जाए, तो ये चीजें जो आपकी हैं ये तो बिल्कुल ही नकारा हो जाएंगी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ साइबर अटैक जो कि यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं, जो अभी रिसेंटली मैं उसी की तरफ आ रहा था, ये जो पेजर अटैक थे या वॉकी टॉकीज के अंदर थे। अब नाउ वी आर टॉकिंग कि जी अब तो हम एक ऐसी एक वॉरफेयर के अंदर जा रहे हैं, जिसके अंदर आपके जो इकोनॉमिक मीन्स हैं वो भी आपके लिए एक टूल्स बन जाएंगे आपके थ्रेट का। फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल फोन से लेक्चर सुन रहे हैं, हु नोज कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज इम्प्लांट की गई है कि एट द टाइम ऑफ नीड उसको जो है वो यूज किया जाए, और एनिमी के मैसेज के अंदर एक केओस क्रिएट किया जाए। लैपटॉप्स हैं, आपके मोबाइल फोन्स हैं, इवन आपके जो स्मार्ट वॉचेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, एवरीथिंग यू आर यूजिंग इज नाउ डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, एंड दे हैव एनी डिवाइसेस जो कि एनिमी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो सकती हैं, या उसकी जो सप्लाई चेन के अंदर ऐसी इनपुट आ सकती है जो कि एट द टाइम ऑफ नीड उसको एक्सप्लॉइट किया जाए। तो ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज बनती जा रही है। सो ये साइबर अटैक्स, ये सारी चीजें जो है हाइब्रिड वॉरफेयर का एक स्ट्रॉन्गेस्ट टूल बन गए हैं। फिर सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है जी, ये चीजें। अब स्टेजेस ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर कौन सी हैं, यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहले आती है ऑर्केस्ट्रेटेड इंस्टेबिलिटी। ऑर्केस्ट्रेटेड का क्या मतलब है? आर्टिफिशियली उसको क्रिएट किया जाए इंस्टेबिलिटी को।
जिसके अंदर इंटरनल फिशरीज एंड स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेंसीज को एक्सप्लॉइट किया जाए टू डिस्टेबलाइज इंटरनल फ्रंट ऑफ अ कंट्री। फिर काइंडली डोंट यूज एनोटेशन, आई नो हु इज यूजिंग इट। फिर दूसरी साइड पे क्या किया जाता है, प्रॉक्सी सेंक्टम, जिसमें यूज ऑफ प्रॉक्सीज की जाती हैं टू अंडरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जांपल रीजनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना, जैसे बलोचिस्तान की एग्जांपल दे सकते हैं। फिर कू द ग्रेस का मतलब है कि फाइनली आप जब कंट्री देखें कि पूरी इंटरनली वीक हो गई है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, फिर रीजनल प्रॉक्सीज भी हैं, जो एक ट्रस्ट है मैसेज का वो इंस्टीट्यूशन से खत्म हो गया है, देन यू यूज मिलिट्री फोर्स टू गिव अ फाइनल ब्लो टू द कंट्री। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं आपके हाइब्रिड वॉरफेयर की। सबसे पहली क्या है कि आप इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं किसी भी कंट्री में, फिर उन इंस्टेबिलिटी को फर्दर जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है और उनको जो है वो थ्रेटन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी, और फिर उसको कोर्जन किया जाता है, मतलब अपने एजेंडा से, पॉलिटिकल कोर्जन, इकोनॉमिक कोर्जन, एक्सटर्नली डिप्लोमेटिक कोर्जन। और फिर जब वो कंट्री कंप्लीटली वीक हो जाता है तो फिर आप क्या करते हैं, उसको कंप्लीटली ऑक्युपाई कर लेते हैं। और ये एग्जांपल जो थी वो क्रीमिया के ऊपर आप यूज कर सकते हैं कि किस तरह रशिया ने जो था वो क्रीमिया को अनेक्स किया और इस तरह उसने अपना पर्पस जो है वो एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद अगर आप देखें तो ये एक हाइब्रिड स्पेक्ट्रम यूज हो सकता है। ठीक है, कौन कौन से आप एग्रेसिव लाइंस ऑफ एफर्ट्स हैं या बना सकते हैं। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ले सकते हैं कंट्री को हार्म करने के लिए, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, इंटेलिजेंस और लॉफेयर। ठीक है, ये सारी डोमेन्स हैं हाइब्रिड वॉरफेयर की। फिर यहाँ पे आपके पास डिफरेंट स्टेजेस आ जाते हैं और फिर आप किस वजह से उसको यूज करते हैं टू अचीव डिफरेंट कंपोनेंट्स, मतलब आप डिफरेंट लाइन ऑफ एफर्ट्स यूज करके अपने डिफरेंट टारगेट कंपोनेंट्स अचीव करते हैं, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करवाते हैं, मिलिट्री उसको वीक करते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट कराते हैं, सोशल फैब्रिक को ब्रेक करवाते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करते हैं, डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करते हैं। और फिर आप चाहें तो आप कभी स्टेज 1 पे फोकस कर लें इन सब चीजों को, या कभी स्टेज 2 पे फोकस कर दें इन सब चीजों का, या स्टेज 3 और 4 पे फोकस कर दें। तो एक तरह से आप ये मैप बना सकते हैं कि भाई ये हाइब्रिड वॉरफेयर का डिफरेंट स्पेक्ट्रम है जिसमें डिफरेंट इनपुट यूज की जाती हैं अपना डिफरेंट आउटपुट को अचीव करने के लिए। ठीक है जी। अब अगर आपको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन किया जाए कि इंडिया की हाइब्रिड वॉरफेयर है अगेंस्ट पाकिस्तान और उसके डॉक्ट्राइन को क्या कहते हैं, उसके डॉक्ट्राइन को कहते हैं डोवल डॉक्ट्राइन। अजीत डोवल ने दिया था और उसका पर्पस ये था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान को डीमोरलाइज किया जाए और पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट कर दिया जाए। आपको ये पता होना चाहिए कि जब पाकिस्तान बना तो मोस्टली जो हार्ड कोर एक्सट्रीमिस्ट थे इंडिया के अंदर, और आज वो इंडिया की गवर्नमेंट का पार्ट हैं, राष्ट्रीय समाज सेना, आरएसएस जो है वो एक उसकी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, बीजेपी उसकी एक पॉलिटिकल विंग है। अब बेसिकली उनका एम था कि इंडिया की यूनिटी को वापस लेके आना, इंडिया की यूनिटी को बहाल करना। और वो ये समझते थे कि क्रिएशन, अभी भी समझते हैं कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज अ विविसेक्शन ऑफ देयर होली मदरलैंड। ठीक है, तो अब इंडिया का ये एम है कि पाकिस्तान को क्या करना, डिस्टेबलाइज करना, डिमोरलाइज करना और डिसइंटीग्रेट करना, और ये एक उसका डोवल डॉक्ट्राइन है और इसके अंदर ये तीनों चीजें आ जाती हैं। ये वही चीज एक्सप्लेन की। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिया कि यू डिसइंफॉर्मेशन लैब के मुताबिक कितनी चीजें पाकिस्तान के खिलाफ निकली। ठीक है, अब पाकिस्तान, अब क्वेश्चन आता है कि इतनी चीजें जो है वो इंडिया कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान इन चीजों पे क्यों ससेप्टेबल है। क्या पाकिस्तान कोई ऐसा इकदाम नहीं कर सकता इन चीजों को अवॉइड करने के लिए, या पाकिस्तान इंटरनली इतना वीक है कि पाकिस्तान एक हाइब्रिड वॉरफेयर जिसमें डिफरेंट डोमेन्स यूज होती हैं कि लोगों के परसेप्शंस को चेंज करना इतना आसान है, क्या स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ भड़काना इतना आसान है। तो पाकिस्तान इन सब हाइब्रिड वॉरफेयर का टारगेट इतना इजीली क्यों बनता जा रहा है। क्या फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉरफेयर का एक टूल, एक टारगेट बनाती हैं। कौन एक्सप्लेन कर सकता है। ये चीजें आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दी गई हैं पॉलिटिकल, जब मैंने एवोल्यूशन करवाई, नेशनल इंटीग्रेशन करवाई, तो वही चीजें आएंगी यहाँ पे भी सामने, वही फैक्टर्स वही रहेंगे।
जी एहसन, आप बताएं। जी एहसन। ही कैन नॉट हियर यू। चलें, आई विल एक्सप्लेन बिकॉज आई कैन नॉट हियर यू। अब इसमें जो सबसे पहली चीजें आ जाती हैं वो आएंगी, मैं अभी आगे करता हूँ। जी, पाकिस्तान की ससेप्टेबिलिटी क्यों है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज करते हैं पाकिस्तान की ससेप्टेबिलिटी टू इंडियाज हाइब्रिड वॉरफेयर। तो सबसे पहले आपके पास एब्सेंस ऑफ कंट्री वाइड नैरेटिव। कौन सा नैरेटिव कि आपने किस तरह थ्रेट परसेप्शन करनी है, आपने हाइब्रिड वॉरफेयर को किस तरह टैकल करना है। अब ये वाला नैरेटिव तो एक साइड से दिया जाता है, एक इंस्टीट्यूशन को कहता है कि जी पाकिस्तान में जो मसले डिसइंफॉर्मेशन चल रही है वो इंडिया करवा रहा है, लेकिन पॉलिटिकली देखा जाए तो आपका जो कंट्री वाइड नैरेटिव है इन चीजों के अगेंस्ट वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा वी हैव पॉलिटिकली इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और जो डेमोक्रेसी आपको बताई जो एक्सप्लेन की, तो डेट इज नॉट इन द ग्रास रूट लेवल। वी ऑल्सो लैग इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, आपने बात की अभी कि हमने जो है वो अपने जो इंटरनेट डोमेन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है, तो जो भी आपने सिस्टम यूज कर रहे हैं डेट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग और अफेक्टिंग योर इंटरनेट स्पीड एंड हेंस क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ अनरेस्ट अमंग द यूजर्स। ठीक है, देन यू हैव डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक फैब्रिक। अगर आप देखते हैं तो आपका जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, यू हैव रिसेंटली टेकन 25th IMF लोन पैकेज। ठीक है, और उससे जो सैंक्शंस लगेंगे उसके ऊपर जो आप अपने लोगों को फर्दर निचोड़ेंगे टैक्स निकाल के, तो ये चीज आपके सामने है कि वाई पीपल ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट, बिकॉज दे नो दैट इट इज नाउ द रिकरेंट प्रोसेस। ठीक है, इट इज नॉट द न्यू थिंग। ये ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक इश्यूज आज से क्रिएट हुए हैं, ये हमेशा से पाकिस्तान के साथ चलते आ रहे हैं। अगर आपने अपनी जो है जब से होश संभाला तो आपको यही नजर आएगा कि पाकिस्तान जो है एक बहुत ही नाजुक सिचुएशन से गुजर रहा है, पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पे है। तो ये नाजुक मोड़ जो है हमेशा से हमारे साथ चल रहा है, पता नहीं अभी तक ऐसी कौन सी सड़क है जिसमें इतना बड़ा मोड़ है और वो खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, फिर वी टॉक अबाउट पुअर गवर्नेंस एंड एब्सेंस ऑफ रूल। एब्सेंस नहीं लिखेंगे आप लिखेंगे वीक रूल ऑफ लॉ। ठीक है, जिसमें आपका जो जुडिशियल सिस्टम है, जो आपका जो पेंडेंसी है ऑफ कोर्ट केसेस, वो एग्जाम्पल आपके सामने आ जाती है। ठीक है, अभी मैं जवेरिया आपको एक आंसर देता हूँ। फिर रेडिकलाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, ऑलरेडी फॉल्ट लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, एक्सट्रीमिज्म है। यू टॉक अबाउट द एरियाज ऑफ KPK एडजेसेंट टू द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ अफगानिस्तान, या इज बॉर्डरिंग एरियाज इन बलोचिस्तान। तो दे आर मोस्टली रेडली अवेलेबल उनके लोग टू एक्सेप्ट दीज काइंड ऑफ रेडिकलाइजेशन, क्योंकि ये भी पाकिस्तान ने ही इंट्रोड्यूस की थी इस्लामाइजेशन के दौरान। तो ये चीज मोस्टली अब हमारे गले पड़ गई है। ठीक है, फिर डिटीरिएटिंग ह्यूमन सिक्योरिटी सिचुएशन। अब अगर आप ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करें तो पीपल आर इवन नॉट सेफ फ्रॉम द पुलिस फोर्स एज वेल। अब किसी को भी जो है वो एक स्टेज पुलिस एनकाउंटर के अंदर जो है वो इजीली टारगेट कर दिया जाता है। कराची के अंदर कितनी एग्जांपल हैं इसके अंदर, पॉलिटिकली आप जो है वो दूसरे को पुलिस इनकाउंटर के थ्रू जो खत्म करवा देते हैं और उसका कोई जुडिशियल जो है वो सिस्टम प्रोसीजर एग्जिस्ट नहीं करता। कराची के अंदर कितनी चीजें इस दफा ऐसी चलती रहती हैं। तो ये चीजें जो हैं वो हमारे एक पाकिस्तान को एक एक्टिव टारगेट बना के देती हैं, बनी बनाई खीर मिलती है इंडिया को कि इंडिया उसको पाकिस्तान की को एक्सप्लॉइट कर सके। अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर हमने हाइब्रिड वॉरफेयर से अपने आप को टैकल करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट कराना है, तो क्या इसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब सबसे पहली अगर हम इसकी स्ट्रेटेजी देखें तो आपने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेनी है। मतलब इट शुड नॉट बी फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट और वन डिपार्टमेंट। लाइक इट शुड नॉट बी कि आप मिलिटरीली अपने आप को एक्टिव रखें, अपने आप को रेडी रखें, लेकिन इकोनॉमिकली आप वीक होते जाएं, डिप्लोमेटिकली आपके जो है वो एक डिप्लोमेटिक क्लाउड ना हो, आपकी आवाज ना सुनी जाए, आपके जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर नहीं है, तो ये चीज नहीं चलेगी।
इसके अलावा आईटी के अंदर यू नीड टू हैव एडवांसमेंट ताकि आप साइबर अटैक्स का मुकाबला कर सकें, डिसइंफॉर्मेशन का मुकाबला कर सकें। सो फर्स्ट थिंग, दिस इज अ फैंसी वर्ड जो कि आप यूज कर सकते हैं कि वी नीड होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। फिर दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी टेक्निकल है कि हम थ्रेट परसेप्शन एंड असेसमेंट नहीं करते। मोस्टली जो थ्रेट परसेप्शन आती है जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसी से आती है कि जी ये थ्रेट है हमारा और इसको हमने कंट्रोल करना है। यानी किस चीज से थ्रेट ओरिजिनेट हो रहा है, किस एरिया से थ्रेट ओरिजिनेट होगा, ठीक है, किस वजह से थ्रेट ओरिजिनेट हो रहा है आपकी कंट्री की सिक्योरिटी के ऊपर या इकोनॉमी के ऊपर। तो मोस्टली वो सिक्योरिटी सेंटर्ड होता है। इसके अंदर जो सिक्योरिटी सॉरी जो सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी जो रोल है, उसका जो किरदार है वो कम है। तो वी हैव टू इम्प्रूव दिस थिंग जिसमें सिविल सिक्योरिटी रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन हैं वो भी एक थ्रेट परसेप्शन कर सकें, और ये सारी चीजें मिलिट्री सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो ना करें, वो सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए करें। लेकिन जो सिविल पर्पस के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक एक्ट को जैसे आपका 295C है उसको मिस यूज करता है अपने निफीरियस एक्शंस के लिए या अपनी पॉलिटिकल अपने इंडिविजुअल एक्शंस परफॉर्म करने के लिए, और रिलीजन को हर्ट करता है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स लोगों के साथ खेलता है, तो इस किस्म की जो चीजें हैं वो हमें सिविल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आनी चाहिए, जिसमें आपकी जो पुलिस डिपार्टमेंट की इंटेलिजेंस विंग है उसको एक्टिव करने की जरूरत है, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ऑन द सेम पैरामीटर्स जिस पैरामीटर्स पे हमारे पास मिलिट्री सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। लेकिन हम इसमें अभी नाकाम हैं और हमें ये नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल दे देता हूँ, अभी रिसेंट जो मुहर्रम हुए उसमें आई वॉज देयर इन द ड्यूटी और अभी भी मेरी इधर ही पोस्टिंग है। तो एक आपका जो था वो एक डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट की गई एक एक पर्सन की तरफ से, एक गांव में रहने वाला वो था इंसान, एक जवान ही है समझे, यूथ माइंड, उसने दूसरे तबके के खिलाफ कोई बात कर दी। अब जब दूसरे तबके को ये पता लगी तो वो हमारे पास आ गए कि जी आप इसके खिलाफ जो है वो FIR काटें, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो फिर जब बाद में हमें पता लगाया गया तो ये पता लगा कि उसके नाम पे तो कोई अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ये बेसिकली एक फेक अकाउंट बनाया गया, और उसके बाद इस चीज को जो है इस इशू को क्रिएट हुआ ये इशू। तो एक आप देखें, एक बिल्कुल ऐसे एरिया में जो कि सेंटर से बहुत दूर है, जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, अगर वहां पे ऐसे इस किस्म के थ्रेट्स जो हैं वो ओरिजिनेट कर सकते हैं, तो आप देखें कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा इन फार ऑफ एरियाज। तो आहिस्ता आहिस्ता उस एरिया के लोगों को ये रेडिकलाइज कर देंगी चीजें, और उससे फिर आपकी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी इंपैक्ट होती है। तो ये कौन थ्रेट परसेप्शन करेगा इन चीजों की, दैट इज द टास्क ऑफ सिविल इंस्टीट्यूशंस, और वो इस काम को करने में अभी तक इतने एक्टिव नहीं है। देन वी हैव टू कंट्रोल सोशल मीडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। सोशल मीडिया का कंट्रोल आपने इस तरह जरूरी है कि आपका जो सोशल मीडिया है जिसमें आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस है, यू हैव टू प्रोटेक्ट देम। इफ यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर स्टेट इंस्टीट्यूशंस देन द रिट ऑफ योर स्टेट इज चैलेंज्ड। व्हेन द रिट ऑफ स्टेट इज चैलेंज्ड देन देयर इज नो पर्पस ऑफ हैविंग द सोवरेन स्टेट। यानी आपका पाकिस्तान में रहने का कोई पर्पस नहीं है अगर आपकी स्टेट की रिट ही चैलेंज हो जाती है, तो फिर कोई स्टेट के कानून को नहीं मानेगा, कोई स्टेट को नहीं मानेगा, और ये वही हाइब्रिड स्पेक्ट्रम की तरफ आप जाएं तो फिर इस तरह दुश्मन को एक मौका मिल जाएगा कि वो इजीली इन्वेड करे और उसको कंट्रोल करे, क्योंकि मैसेज का जो ट्रस्ट है वो स्टेट इंस्टीट्यूशन से वो फेड होता जाएगा। इंटीग्रेटिंग मीडिया वॉरफेयर विद आर डिप्लोमेटिक ओवरचर्स। अब ये क्या है, वी हैव टू बेसिकली यूज मीडिया। अब हमारी मीडिया अगर आप देखें तो वो रेगुलेट तो होती है, लेकिन हम इसको ये रेगुलेट करने में नाकाम रहे हैं कि भाई कितना आपका पोर्शन, आपकी स्क्रीन टाइम का कितना पोर्शन जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में यूज होना चाहिए, कितना आपका जो है वो इंटरनेशनल जो न्यूज है वो कवर करने के लिए यूज होना चाहिए, ताकि आप इंटरनेशनली भी अपने मुल्क को इंगेज करवाएं, डिफरेंट इश्यूज के ऊपर जो है वो डिबेट करवाएं, ताकि आप अपनी मीडिया को इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली यूज कर सकें और आपका एक जो है आउटरीच बेहतर हो। जब आपकी आउटरीच बेहतर होगी तो आपको अपना मैसेज बाहर प्रोपेगेट करना आसान रहेगा। तो ये चीज जो है वो हमारे मीडिया के अंदर अभी एग्जिस्ट नहीं करती। अब हमारे आपको पता है कि कितने मीडिया चैनल्स हैं जो आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताते हैं या आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। इस तरह की जो डिबेट्स हैं, रिसर्च टैंक्स होते हैं आपके, अगर इंटरनेशनल मीडिया में देखें, दे हैव डेडिकेटेड विंग्स फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट वी डोंट हैव सच थिंग्स इन पाकिस्तान। तो ये चीजें पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक ज्यादा खतरे का बायस बनती हैं। पॉलिसी लेवल पे क्या करने की जरूरत है, वी नीड टू सिंक्रोनाइज रिस्पॉन्स। कौन सा रिस्पॉन्स? Hybrid warfare calls for a synchronized response which must be led and owned by nation's political hierarchy। तो इसके ऊपर जो नेशनल कंसेंसस है वो होना चाहिए। जब नेशनल कंसेंसस कैसे इसके अंदर इस्टेब्लिश हो सकता है, जब ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आपके जो नेशनल स्पेक्ट्रम के अंदर हैं वो एक चीज को, जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी हुआ था, उसके ऊपर इस चीज को एक्सेप्ट करे कि ये हमारी जो है रेड लाइन है और इसको हमने क्रॉस नहीं करना। द क्लोज विट्जियन ट्रिनिटी, यानी गवर्नमेंट, पीपल एंड मिलिट्री, इन तीनों को ये इस ट्रिनिटी कहा जाता है। They need to respond forcefully to hybrid threats because a solid social contract between the government and its people serve as a first line of defense। इसके अंदर मेन चीज है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आपने स्ट्रेंथन करना है।
अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट वही चीज जो ट्रस्ट है ऑन स्टेट इंस्टीट्यूशंस, वो आपका जो है वो स्ट्रेंथन होना चाहिए, अदरवाइज यू विल बिकम इजीली अ टारगेट ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। मिलिट्री लेवल पे आपकी जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिवनेस है, रेडीनेस है, वो होनी चाहिए। एंड प्रोटेक्ट C4 सिस्टम्स एंड नेटवर्क। C4 सिस्टम्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर आ जाता है आपके पास पाकिस्तान मस्ट इंश्योर एजाइल एंड कॉन्फ़िगरेबल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन एंड सर्विलियंस सिस्टम। ठीक है, ये इसका बनता है C4I2SR। ये सिस्टम हमारे पास होना चाहिए ताकि हम जो है अपना, अब इट इज अ टेक्निकल थिंग जिसमें आपने जो आपकी मिलिट्री कमांड है, जिस तरह फॉर एग्जांपल जो हमारे पेजर वॉरफेयर आपको बताया, पेजर अटैक से, तो इस तरह का इक्विपमेंट मिलिट्री के पास ना हो। दे शुड हैव अ सिक्योर सप्लाई चेन ताकि वो अपनी चीजों को कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेट बेहतर तरीके से कर सके। ठीक है, तो ये जो आपका सिस्टम है, इंटेलिजेंस सिस्टम, इंफॉर्मेशन सर्विलियंस एंड रिकनाइसेंस। रिकनाइसेंस का मतलब यह है कि आपने रिकनाइंस, आवाज आ रही है मेरी, आपने जो है वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको आपने इंटेलिजेंस के अंदर कन्वर्ट करना है। अब इंटेलिजेंस के अंदर कन्वर्ट कैसा होता है, जब आप उसका डेटा एनालिसिस करते हैं। खाली डेटा लेना काफी नहीं है कि कितने लोग पुअर हैं, कहाँ कहाँ पुअर हैं, बट आपने उसको एनालाइज करना है कि अगर वहां पे पॉवर्टी है तो किस चीज की वजह से पॉवर्टी है। क्या वहां पे इकोनॉमिक सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है, वहां की जमीन कैसी है, एग्रीकल्चर मीन है वहां पे या नहीं है, इंडस्ट्री कौन सी है, ये आपको मिलती है इंटेलिजेंस। और फिर आपने उसकी बेस पे एक आउटपुट लेना होता है, एक आउटकम प्रोड्यूस करना होता है। आप इसकी बेस पे जो है वो एक्शन लेते हैं कि आपने अगर कोई वहां पे इंडस्ट्री लगानी है या वहां पे आपने जो है वो लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करना है या लोगों को एड प्रोवाइड करनी है, तो इस इंटेलिजेंस के बेस पे हो, और इसको हम कहते हैं रिकनाइजेंस। तो ये चीज हमें डेवलप करने की जरूरत है। ठीक है, चीजें कुछ टेक्निकल इसके अंदर इस वजह से इनकॉर्पोरेट की हैं ताकि आप अपने आंसर में वो चीजें ला लेके आ सकें। फिर कैसे इंडियन हाइब्रिड वॉरफेयर को ओवरऑल, ये ओवरऑल जो है वो सोल्यूशन है कि नेशनल नैरेटिव बनाएं, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी को इंश्योर करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इंप्रूव करें, CPAC को सेंटर एक्चुअलाइज करवाएं, ई गवर्नेंस की तरफ जाएं, जुडिशियल सिस्टम को इंप्रूव करें, रेडिकलाइजेशन करें अपने मैसेज की। ठीक है, इसके बाद जो आपका आगे वाली चीजें आ जाती हैं जी, कौन सी, कि फॉरेन पॉलिसी आपकी रोबस्ट हो, कैपेसिटी बिल्डिंग्स करें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ जो आपकी निस्प है जो सिक्योरिटी बनाती है, सिक्योरिटी का काम करती है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है आपकी NSP, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो आपने बनाई, आप उसको इंप्लीमेंट करें 2018 की। ठीक है, फिर इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हैं उसको एक्टिवेट करें, ऑपरेशनलाइज करें ताकि इंटर प्रोविंशियल इश्यूज को रिजोल्व कर सकें। और बाकी जो भी चीजें हैं ये एक आइडियल चीजें हैं जो आप हमेशा बताते हैं। तो ये आपके सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन में भी आएंगी, ये आपके डेमोक्रेसी के सोल्यूशन में भी आएंगी, इकोनॉमिक इश्यूज के सोल्यूशन में भी आएंगी। जो भी आपका मुल्क का, आपके डोमेस्टिक इश्यूज का कोई सोल्यूशन आपने लाना है, तो मोस्टली उनके अंदर यही पॉइंट जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको काइंडली रेज करें, मैं आंसर करता हूं, और ये बता दें कि आपको ये टॉपिक समझ आ गई है। अच्छा, 3N से न्यूट्रलाइज है, और दूसरे 2N का नहीं मुझे पता, मैं भूल गया हूँ। जब मैंने लिखे था तो मुझे याद थे, तो इस वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया। इसको मुझे पूरा एब्रीविएशन कई दफा मैं कहता हूँ मैं लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन लेक्चर में कई दफा माइंड से चीजें स्किप हो जाती हैं, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, आपका क्वेश्चन किसी ने किया कि जी मॉक्स कब चेक होके मिलेंगे।